Okay, so now we'll do modification in Ampere's law or modification of Ampere's law. Before that, we should understand a relation which is called as continuity equation. It says that the divergence of current vector J, the divergence of current vector J plus the rate of change of current density or charge density is equals to 0. ओके ये बताती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सरफेस पर देख रहे हैं तो इससे जितना चार्ज पर यूनिट टाइम बाहर आएगा उतना ही इस एरिया में करंट इंड्यूस होगा। तो ये बता रहे हैं कि चार्ज की वजह से करंट उत्पन्न होगा और किसी वजह से नहीं होगा। तो जितना चार्ज फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूसली उतना करंट उत्पन्न होता रहेगा। दिस इज इट। और इक्वल टू 0 क्यों लगाया है? बिकॉज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो दोनों प्रभाव को जोड़ दिया, चार्ज का फ्लो होना और करंट का बहना, तो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा उसका, बिकॉज दे आर कॉन्ट्ररी। चार्ज टाइम के साथ बदलेगा तो करंट उत्पन्न होता है। इट्स लाइक दिस। सो इस इक्वेशन को हम कंटिन्यूटी की इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब गॉस लॉ याद कीजिए। व्हाट वाज द गॉस लॉ? गॉस लॉ वाज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डाइवर्जेंस ऑफ E is equals to rho by epsilon naught. I hope you remember that. Divergence of E is equals to rho by epsilon naught. यहाँ अगर आप दोनों साइड with respect to time derivative लें, so it means what I'm saying is that you take this del by del t of divergence of E, it will become 1 upon epsilon naught common del rho by del t. Okay? You will get del rho by del t. Next step may you can take this epsilon naught on the other side. So you can actually write epsilon naught del by del t of divergence of E is equals to del rho by del t. That's it. Okay. Now if you add divergence of J from your side, add divergence of J both side. If you do that, you will get divergence of J plus epsilon naught del by del t of divergence of E is equals to del rho by del t plus divergence of J. Or you know that this from equation of continuity is equals to 0. This is equals to 0. तो एक फॉर्म तो ये हुई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की कि ये 0 के बराबर है, और दूसरी फॉर्म ये हो गई दैट डाइवर्जेंस ऑफ करंट वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स del by del t divergence of E is also equals to 0. Okay, is also equals to 0. या हम कह सकते हैं यहां से, देखिए डाइवर्जेंस कॉमन ले लीजिए, तो यू कैन टेक डाइवर्जेंस J प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन del E by del t. दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू 0. अब यहां से अगर आप डाइवर्जेंस कॉमन लें तो इट बिकम्स डाइवर्जेंस ऑफ a quantity which is J plus epsilon naught del E by del t equals to 0. J plus epsilon naught del E by del t equals to 0. फाइन. तो यहां से हमारे पास एक्चुअली एक टर्म आया दैट वी शुड नॉट बी यूजिंग ओनली I या J इन आर एम्पियर्स लॉ, जो कि आप देखें पहले, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू.
So you see, we have got Ampere's law. In this form, you see, B dot dl is equals to mu naught I. B dot dl is equals to mu naught I. So let me just write, if B dot dl is equals to mu naught I, तो आप इसे स्टोक्स थ्योरम से, from Ampere's law we have integral of B dot dl is equals to mu naught I. ठीक है, लेकिन स्टोक्स थ्योरम कहती है that actually कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल बराबर होता है किसी वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल के। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल बराबर होता है किसी वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल के। ओके, तो एक्चुअली what we got is this double derivative integral curl of b dot ds is equals to mu naught I। अब अगर हम डेल क्रॉस बी को माने कि द एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स वर सेम या सेम है, ds का एरिया टोटल इंटीग्रल a है, तो यू कैन राइट लाइक डेल क्रॉस b इंटू a इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, एंड फाइनली बचा आपके पास डेल क्रॉस b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन a। अब I अपॉन a क्या था हमारे पास, करंट डेंसिटी J। तो फाइनली डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं एम्पियर लॉ दैट डेल क्रॉस b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J। ये एम्पियर्स लॉ है। लेकिन अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले कि while we were doing the modifications we got to know that it is not just J but J plus epsilon naught del E by del T। तो इनफैक्ट आप अब मॉडिफाई कर देंगे, दिस हैज बीन मॉडिफाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड करना होगा। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन आएगी डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल E बाई डेल T। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है, दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। फाइन, which relates current and changing magnetic field। तो स्पेस में देखिए, जहां डेल लगे इसका मतलब कोई चीज कार्टेशियन स्पेस में बदल रही है, जहां टी लगे टाइम में बदल रही है। स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होगी, या अगर समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होगी तो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी। इससे हमें ये पता चलता है, और ऐसा ही हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रही है, मतलब एक चार्ज लूप में मूव कर रहा है, हर एक समय में आप देखेंगे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी, पर इसके मूवमेंट की वजह से एक बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में बदल। ठीक है, विल गेट दैट। तो ये हुआ आपका मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। इसके बाद इफ यू हैव एवरीथिंग विद यू, यू हैव डेल क्रॉस B is equals to something, you know, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के गॉस लॉ भी किए। तो अब हम इस स्थिति में हैं कि हम चारों पांचों इक्वेशंस को, जैसे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, एम्पियर्स लॉ, इन सबको कंबाइन करें। अभी एक लॉ बचा है, फैराडेज लॉ, वी विल सी दैट लॉ लेटर। लेकिन अब हम लिख सकते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहली
डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका दूसरा नाम भी है, हम यहाँ दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं इसे, दैट डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू रो। ठीक है, यहाँ और लगा देते हैं बीच में। और दूसरी, divergence of magnetic field is zero. We have divergence of magnetic field is zero क्योंकि solenoid है। ठीक, you can write that it means that del dot H will also be equals to zero. तीसरा, just अभी देखा हमने, del cross B is equals to mu naught J plus epsilon naught del E by del T। और चौथी जो हमने अभी तक नहीं देखी है वो है Faraday's law, del cross E is equals to minus del B by del T। ये देखनी बाकी है, लेकिन अभी जो इक्वेशंस लिखी है, पहली del dot equals to rho by epsilon naught, del dot B equals to 0, del cross B is equals to ये, del cross E is equals to minus del B by del T, B is a vector. Okay, we call these equations as Maxwell's equations in differential form. Maxwell's equation in differential form, जहां देखिए इसको अगर मैं h के फॉर्म में लिखना चाहता तो आई कुड हैव रिटन और दिस इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस h इज इक्वल्स टू j प्लस डेल d बाय डेल t। मैंने एप्सिलॉन को भी अंदर ही लिया, तो आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस। ओके, या फिर डेल क्रॉस e इज इक्वल्स टू माइनस डेल b बाय डेल t को भी वी कुड हैव रिटन, बिकॉज इट इज b is equals to mu naught h, तो h upon mu naught, तो you can replace that with this। तो यहाँ आपके पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक है d जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन e के बराबर होती है। ये इक्वेशंस खत्म हो गई यहाँ, ये चार इक्वेशंस, 1 2 3 और 4। अब यहाँ हम कुछ लिख रहे हैं कि d इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन e, इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, रो क्या है यहाँ पे, रो वॉज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज डेंसिटी ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, और ई एच बी तो आपको पता है, दीज आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जो दो चीजें बतानी थी दैट वाज इंपॉर्टेंट। फाइन, दैट्स इट। तो अब आप ये चार मैक्सवेल्स इक्वेशंस को किसी पेपर पे अच्छे से कार्ड पे लिख लीजिए, क्योंकि ये चाहे आप एक बार फिजिक्स पढ़ गए उसके बाद आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, किसी टीचर पीजीटी टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, या किसी यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशंस तो आपसे पूछी ही जाएंगी। आई विल डेफिनेटली आस्क यू, नेट गेट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये चार इक्वेशंस जरूर याद रखिएगा। इन तीन को हम लोग एनालाइज भी कर चुके हैं, ये दो गॉस लॉ हैं और ये एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म। डेल क्रॉस इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये एक्चुअली फैराडे लॉ से आता है। वी विल सी इट इन आवर नेक्स्ट lecture, let's say. Thank you so much.